Hello everyone, welcome back to FIM Adventure. Now मोल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आज उसका पार्ट 2 पे डील करेंगे। लास्ट वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी, लाइक एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोल किसे कहते हैं, ठीक है ना, और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें बताई थी, बहुत बेसिक सी। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख रखा होगा अच्छे से, ठीक है। और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि ये वाला वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा, है ना। और ये सारे बच्चों के लिए है, बहुत ही एलिमेंट्री है और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सारे मेरे जो 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं जो कि FIM को बिलोंग करते हैं और FIM को बिलोंग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोल मास रिलेशनशिप, यानी मोल और मास का क्या रिलेशन है, मोल और एवोगाड्रो नंबर का क्या रिलेशन है, और उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अभी आगे जाते हैं और बात करते हैं कि भाई मोल क्या चीज़ होती है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, तो मोल जो है, मोल यानी होता है बेसिकली इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट, ठीक है। और किसी भी चीज़ को मैं 1 मोल तब कहूँगी जब मेरे पास उसका काउंट 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जब मेरे पास रहेंगे, तब मैं बोलूँगी कि भाई मेरे पास कितने मोल पार्टिकल हैं, मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है, ठीक है। ऐसा मैं कह सकती हूँ। और ये भी चीज़ मैंने देखी थी कि जब मैं एक एटम के मास को या एक मॉलिक्यूल के मास को गिनने जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे जो यूनिट सिस्टम यूज़ करना पड़ता है वो है AMU, ठीक है ना। और जबकि अगर मैं 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को काउंट करने जाती हूँ, तो उसके लिए जो यूनिट सिस्टम होता है दैट इज़ ग्राम, ठीक है। तो ग्राम और एटम के मास को मैं ग्राम एटॉमिक मास भी कहती हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली 1 मोल मुझे जब भी लिखना होता है ना, तो कहीं कहीं बुक्स में ना ऐसा नोटेशन भी दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। 1 मोल को ये लोग 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, ठीक है, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या, 1 ग्राम मॉलिक्यूल? 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम वजन से 1 ग्राम ले लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल? नहीं, ये वेट नहीं है, ये 1 ग्राम मास नहीं है, ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, या कोई भी ग्राम पार्टिकल। इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस मोल। इसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है ना। अगर मुझे उसका वेट लिखना होता 1 ग्राम, अगर मुझे ये लिखना होता कि भाई 1 ग्राम वेट है, तो मैं उसको कैसे लिखती? देखो, मैं 2 स्टेटमेंट लिखती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखती हूँ, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ये स्टेटमेंट 1, एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। समझ आता है दोनों स्टेटमेंट में? देखो क्या फ़र्क है, दोनों स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत ही सिंपल दिखने वाले स्टेटमेंट्स हैं, पर बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, दिस 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वेट ऑफ सोडियम एटम। यहाँ पे मास दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो 1 ग्राम एटम है ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है बहुत ही एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, बट स्टिल वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि क्या कह सकती हूँ भाई, हाँ, दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आई होप विजिबिलिटी इस वीडियो में अच्छी होगी। पिछले वीडियो में कुछ 1-2 स्लाइड्स थी, है ना, जिनमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। 1 ग्राम ऑफ सोडियम और 1 ग्राम सोडियम एटम। तो इस तरीके से जब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इस तरीके से ग्राम आयन, ग्राम के बाद सडन पार्टिकल लग जाए, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वहाँ पर वो मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये चीज़ तो हो गई कि भाई मोल को कैसे देंगे वो। अब मैंने आप लोगों को ग्राम एटॉमिक मास बताया था, याद करो ज़रा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया था। तो अगर मैं बात करूँ, देखो, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की,
तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये क्या चीज़ होती है? ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम एटम का मास, ग्राम एटम यानी 1 मोल एटम। तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो ग्राम एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन बोलूँ तो वो है भाई मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है। और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो इट इज़ दी मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास और 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम के मास को मैं क्या कहती हूँ? उसका GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास, जिसको मैं यूनिट लगाती हूँ ग्राम, और 1 एटम के मास का यूनिट क्या लगाऊंगी? AMU। तो मैं यहाँ पे 1, 2 की 3 की बात ही नहीं कर रही, मैं अब यहाँ सीधा मोल में बात कर रही हूँ। 1 मोल एटम दे दिया तो उसका मतलब है कि वहाँ पर 1 मोल एटम का मास यानी होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर मुझे 10 मोल एटम देने होंगे तो फिर मैं मास को क्या करूँगी? उसके ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है ग्राम में तो वो हो जाएगा मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो ज़रा, इसके लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या आ गया ये? आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके ओके ओके, ठीक है। अब जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल एटम का मास होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास या उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल के लिए ये होगा। तो अगर मैंने n मोल ले लिए उसकी, ज़रूरी नहीं है मैं हर बार 1 ही मोल लूँगी भाई, मैं तो कितने भी मोल ले सकती हूँ। मैंने अगर n मोल ले लिए तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा m मास, m ग्राम, ठीक है। इस मास को मैं लिख देती हूँ m ग्राम, सही है, मास हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बहुत ही क्लियरली इसको बहुत खूबसूरती से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मोल इंटू GAM ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू m इंटू 1, ठीक है। सो मोल यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? m को मैं मास लिख देती हूँ, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो मेरे पास आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और मैं बहुत ही ब्यूटीफुली इस फॉर्मूले को यहाँ पर डब्बा बना के लिख सकती हूँ कि भाई अगर मुझे किसी भी गिवन सैम्पल का जिसका मुझे मास दिया हुआ है, ठीक है, अगर मुझे उसका मोल निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मास दिया हुआ है और मोल निकालना है तो मैं उसे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके उसका मोल जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं हम लोग कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, या मोल्स भी क्यों, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल सोडियम एटम। सोडियम एटम के 10 मोल है, उसका मास निकालो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भाई। 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना, कितना? 23 ग्राम, उसके GAM जितना, ठीक है। तो मेरे पास 10 मोल सोडियम है तो 10 मोल सोडियम का मास कितना हो जाएगा? m ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही लगा दिया, यही फॉर्मूले में लगा दो, ठीक है। मोल को 10 रखो, GM को 23 रखो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर मास कितना हो जाएगा? 23 इंटू 10 230 हो जाएगा, 230 ग्राम आ रहा है, बन रही है चीज़ें। इस तरीके से आप मास निकाल सकते हो, आप मोल निकाल सकते हो। मान लो मैंने आपको दे दिया कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 280 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मास दिया हुआ है, देखो 280 ग्राम, ग्राम यूनिट है उसका, तो ग्राम यूनिट है और 280 है, इसका मतलब क्या कर सकते हो? इसका मतलब ही ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है
मास दिया हुआ है कितना 280, तो आपको अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, विच इज़ मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ही एक है, कैल्शियम के 40 और ऑक्सीजन का 16, मिलके आया 26, 26 नहीं 56। अब आपको ये एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था अगर एटॉमिक मास बेटा याद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फटाफट से वो लगा लिया, मोल इक्वल टू मास, फॉर्मूला बोलो फटाफट, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास लगा दिया, मास आया 280, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया 56, मेरे ख्याल से 5 से चला जाएगा ये शायद से, काइंड ऑफ, ठीक है। तो 5 मोल आ जाएगा, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा शायद, ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप, अगर आपको मास दिया है मोल निकाल सकते हो, मोल दिया है मास निकाल सकते हो। भाई सीधी सी बात है, एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होता है, और एक मोल एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना होता है। अब वैसे ही अगर हम इसको नंबर्स के साथ निकालना चाहें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक और रिलेशनशिप हम इसके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा था ऑलरेडी कि भाई एक मोल मतलब कितने पार्टिकल होते हैं, तो आप लोगों को पता है एक मोल का मतलब, मैं इसको अब 6 × 10⁻23 ही लिख रही हूँ यहाँ पे, गुस्ताखी माफ़ हो, आप 6.023 लिखें, 22 लिखें, जो लिखना है वो लिखे, भाई मैं तो 6 लेके ही कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो 1 मोल यानी इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अब मान लो कि भाई मेरे पास n मोल्स हैं, तो अब यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कॉमन सेंस है यार, रद्दी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे मोल कितना आ गया, मोल आया सीधा सीधा जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6 × 10⁻23, दैट कम्स आउट टू बी द नंबर ऑफ मोल्स। सही है, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे कि कैलकुलेट द, क्या कह रही हूँ मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 10 मोल ऑफ सैंपल। 10 मोल का सैंपल मेरे को दिया है और उसमें मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना है। तो सीधी सी बात है, n इक्वल टू वही नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो मोल दे दिया 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, बड़े समझदार हो तुम, 6 × 10⁻24, दैट्स इट। सही है, तो हमारे पास अभी यहाँ पर 2 रिलेशंस हो गए, मोल के 2 रिलेशनशिप्स हो गए। देखो ज़रा कौन से 2 रिलेशनशिप्स हो गए, एक तो हमको मोल से मास की तरफ लेके जाएगा और एक हमको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। एक हमको मोल से मास की तरफ लेकर जाएगा और एक हमको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ लेकर जाएगा। देखेंगे ज़रा क्या होगा, जब हमारे पास क्या है वो फॉर्मूला, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब हमारे पास मास नोन होगा और मोल निकालना होगा, मास नोन होगा और मोल निकालना होगा, तो मास से मोल की तरफ जाना होगा, तो मास को हमें डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, और अगर हमको उल्टा जाना है तो डेफिनेटली हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। वहीं अगर मैं बोलूँ कि अगर मोल को मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशनशिप निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, मेरे को मोल पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मोल पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो मुझे मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, रिटर्न आना है तो मुझे मोल को डिवाइड करना पड़ेगा Na से। ये चीज़ समझ में आती है क्या? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कि एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट द
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल of H2SO4 in a 490 मिलीग्राम, देखो ज़रा 490 मिलीग्राम सैम्पल ऑफ H2SO4, सैम्पल ऑफ H2SO4 है जिसमें 490 मिलीग्राम है H2SO4, उसमें मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास मास दिया हुआ है, तो देखो ज़रा नंबर ऑफ पार्टिकल से मास तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल से हमेशा आपको मोल की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मोल से आप मास की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं सीधा सीधा मोल निकाल सकती हूँ, विच विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, वो मैं यहाँ निकालती हूँ। तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ H प्लस 1 टाइम्स ऑफ H 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आएगा 2, 32, 16 और ये हो जाएगा 64, 98 ग्राम आता है ये। ठीक है, मुझे याद हो गया है क्योंकि आप भी निकालोगे तो आ जाएगा आपको। तो ये आएगा 490 मिली को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, क्योंकि नीचे ग्राम होता है तो ऊपर भी ग्राम ही चाहिए, और नीचे आ जाएगा 98, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है, मोल। पर मुझे मोल निकालना था क्या, नहीं, मुझे तो निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा फटाफट से मोल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगाओ, मोल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाओ, विच इज़ मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, दैट इज़ 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6 × 10⁻23, 5 6 30 इंटू 10⁻23 -3, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, वो 20। ये दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, देखो ज़रा तुम लोगों का भी आया होगा, देखो फटाफट से देखो। देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो जैसे कि मुझे दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 if 3 × 10⁻20 molecules are taken, अगर उसके इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए गए हैं तो उसका मास निकालो। ठीक है, तो उसका मास निकालो, एंड इट्स अ वेरी ईजियर थिंग। तो देखो ज़रा किस तरीके से निकाल पाएंगे सॉल्यूशन। फटाफट से मास निकालना है हमें। तो मास ऑफ CaCO3, यहाँ पर सीधा सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोज नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻20 अपॉन 6, 30 नहीं है भाई, 3 × 10⁻20 अपॉन 6 × 10⁻23, 6 1 ज़ा 2 ज़ा, ये कैंसल, 10 की पावर ऊपर जाके हो गया -3, तो मोल कितना आया, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका मोल। अब आप निकाल लो मास। कैसे निकालोगे, तो भाई मास इंटू मास इक्वल टू मोल विच इज़ 10 की पावर -3/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आता है 100, निकाल के देख लो कैसे करोगे। तो भाई CaCO3 में 1 कैल्शियम प्लस 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन का वेट, कैल्शियम का वेट 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का आएगा 48, सम करोगे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा 50 × 10 की पावर -3 ग्राम। आप अगर इसको एलिमिनेट करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 50 मिलीग्राम मास। आप लोगों का भी शायद आना चाहिए, इसी तरीके से कुछ आएगा, देखोगे कॉशियसली सॉल्व करोगे अच्छे से तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब कुछ और 2-3 बढ़िया क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। ठीक है, फिर इसका अगला पार्ट बनाऊँगी
और फिर उसके अंदर एक अगला कॉन्सेप्ट होगा। अभी कोशिश कर रही हूँ मैं कि एक लॉन्ग वीडियो ना हो और फिर पार्ट्स में छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट वीडियोज़ हों, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। देखो एक और क्वेश्चन बढ़िया मेरे दिमाग में आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं। इफ़ 170 ग्राम ऑफ अमोनिया इज़ टेकन इन अ कंटेनर, अगर मैंने एक डब्बे में 170 ग्राम ऑफ अमोनिया लिया है, ठीक है, एंड 12 × 10⁻23 1.2 × 10⁻24, ठीक है, हार्डली मेक्स द डिफरेंस। 24 पार्टिकल्स नहीं बोलना चाहिए, आई शुड से इट एज मॉलिक्यूल, ठीक है, molecules are removed from them then calculate the left out moles of ammonia in the container. Come on, make it fast, फटाफट से सॉल्व करो, make it faster। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, फटाफट से करो। देखेंगे यहाँ पे क्या था, सॉल्व करते हैं इसे। If 170 ग्राम ऑफ अमोनिया इज टेकन इन अ कंटेनर, ओके देयर इज अ कंटेनर, हम लोगों ने इनिशियली 170 ग्राम लिया है अमोनिया का, ठीक है। तो मैं मोल निकाल लूँ कि इनिशियल मोल ऑफ अमोनिया कितना लिया हुआ है, तो भाई मास लिया हुआ है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, n + 3 टाइम्स ऑफ h, n का होता है 14, 3 × 1 दैट इज 3, 17 आ जाएगा, 17 ग्राम, ठीक है। देखो मैं बड़ी चालाक हूँ, पता है तुम लोगों को, है ना। तो ये मास इसीलिए मैंने 170 लिया था क्योंकि ये 17 आना था, ताकि कैलकुलेशन में ना फंसो और पट से 10 मोल आ जाए। यानी इनिशियली जो कंटेनर में मेरे पास थे, तो इनिशियली मेरे पास 10 मोल अमोनिया के थे, ठीक है। फिर उसमें से मुझे क्या देते हैं आगे देखो, देन 1.2 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। इतने मोल लिए थे, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव कर लिए। मैम मोल में से मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेंगे? अरे भाई मोल का मतलब भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। पर जितने मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, अब कॉमन सेंस लगाओगे आपने, अगर मैंने आपको 10 चॉकलेट दी है और उसमें से मैंने 3 ले ली, तो आप क्या करोगे, 10 में से 3 माइनस करोगे तभी 7 आएगा ना। पर आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ चॉकलेट को नंबर ऑफ चॉकलेट से ही माइनस किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने आपको 10 मोल अमोनिया दिया है और उसमें से 50 मॉलिक्यूल खींच लिए, तो आप मोल को मॉलिक्यूल से माइनस नहीं कर पाओगे। आपको ये तो समझ गया होगा कि आपको यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है, बट सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम टर्म्स के बीच में होगा। मोल को मोल से सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे और मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल से ही सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई कैन से कि भाई यहाँ पर भी मुझे जो रिमूव्ड मॉलिक्यूल्स हैं उसका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, किसमें, मोल में कन्वर्जन करना पड़ेगा बेटा। तो देखते हैं फटाफट से कि कैसे कर पाएंगे हम। तो मैं कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड वो कैसे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड अपॉन Na, सॉरी, so 1.2 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23, फटाफट से काट दो, 10 बच जाएगा, 0.2 आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मोल जो है मैंने निकाल लिए, 10 मोल मैंने कंटेनर में लिए थे, उसमें से मैंने 2 मोल निकाल लिए। तो मोल लेफ्ट क्या हो जाएगा भाई, जितने लिए थे माइनस जितने निकाल लिए इक्वल टू बच गए। सिंपल सिंपल सिंपल, सही है, क्या कहते हो? ऐसा कुछ आता है तुम लोगों का आंसर? देखो ज़रा बताओ मुझे फटाफट से। सो लेट्स मेक अनदर वन, एक और करते हैं अच्छे से फट से, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो लिखो, इफ 10 raised to the power 24 molecules of methane are taken in a container, ठीक है, कुछ 10 raised to power 24 molecules मीथेन के कंटेनर में लिए हैं, ठीक है, and it has equal mass as that of another container, उसका मास भी उतना ही दूसरे कंटेनर के जितना है, which has ethane in it। समझ पा रहे हो कि क्या लिख रही हूँ? दो कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर मीथेन है, दूसरे कंटेनर के अंदर ईथेन है। मीथेन के 10 raised to power कुछ 24 मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं और दोनों के मासेस सेम हैं। अब पूछा क्या है आपको? पूछा ये है कि भाई साहब कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल, ओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल्स इन अनदर कंटेनर। जो दूसरे कंटेनर में है इथेन मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, फटाफट से देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम मास सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे ना मैम। अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ ना मैम। अगर एक कंटेनर है जिसमें 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इथेन के आपको मीथेन के दिए हुए हैं और दूसरे कंटेनर में ईथेन के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उन दोनों के मासेस सेम हैं, तो भाई दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होने चाहिए। पर ये नहीं समझ रहे तुम लोग कि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स अलग अलग होते हैं। मीथेन का अलग होता है, इथेन का अलग होता है, अगर आपको पता हो तो। मीथेन इज CH4 हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 16 एंड इथेन इज C2H6 हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 30, ठीक है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स अलग अलग होने के कारण उनके मासेस सेम नहीं हो सकते बेटा। तो फटाफट से कैलकुलेट करो, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करो, करके बताओ कि क्या आता है। टिल देन आई विल ड्रिंक सम वाटर। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं मस्त डायग्राम बना लेती हूँ। एक डब्बा है, इस डब्बे में है मीथेन, इसके पास है 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा डब्बा है, इस डब्बे में है इथेन, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को निकालने हैं, ठीक है। और इन दोनों के मासेस सेम है भाई साहब, दोनों के मासेस सेम है। तो देखो ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से ही मुझे इस अननोन डेटा पे जाना पड़ेगा जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है? यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है? जो दोनों के बीच में कॉमन है, और दोनों के बीच में कॉमन कौन है? मास। तो यानी अगर इसका मास निकाल लूँ तो इसका मास पता लग जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका मास निकाल लो, मीथेन का मास निकाल लो। मीथेन का मास कैसे निकालोगे भाई? मोल से निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालोगे। देयरफॉर मोल ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा? तो मोल ऑफ मीथेन हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कट गया, 10 बचा, 10/6, तो उसको 2 से काटेंगे तो 5/3 मोल आ जाएगा मीथेन का, ठीक है। अब मीथेन का मास निकाला जा सकता है, कैसे? तो भाई मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू मास ऑफ मीथेन, जो कि एक्चुअली इथेन का भी मास है, डिवाइड बाय GMM, जो कि 16 आएगा, 12 और 4 16, ठीक है। तो मोल लगा दिया 5/3 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू मास ऑफ मीथेन इथेन। तो मैं दोनों को ही बोल देती हूँ, दोनों का ही मास है वो, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम है। अब यहाँ तक तो पहुँच गई मैं, 5/3 इंटू 16 आ गया मास में, उसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं वेस्ट कर रही, ठीक है। अब मास से मुझे निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या करूँ? कॉमन सेंस लगाओ। मास से क्या करोगे? मास से पहले निकालोगे मोल, निकाल लो, मास से मोल निकालो। तो मोल ऑफ इथेन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ इथेन हो जाएगा भाई मास ऑफ इथेन, मास ऑफ इथेन दैट इज़ 5/3 इंटू 16 अपॉन GMM लगाना पड़ेगा। GMM होता है उसका 30, बताया ही था, ठीक है। तो 5 1 जा 5 6 जा 6 3 जा 8 जा 3 3 जा 9, सो मोल कम्स आउट टू बी 8/9,
किसका मोल है ये? इथेन का। तो अब मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, तो देख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये कुछ आ जाएंगे, वेट अ मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल कितना? 8/9। एवोगैड्रो कितना? 6 × 10⁻23। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 16/3 × 10⁻23। देखो अलग अलग आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे अलग अलग आ गए? तो भाई ये कुछ 5.33 आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे अलग अलग आ गए? क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स अलग थे। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स अलग होने के कारण दोनों के मोल अलग आ गए, और अगर दोनों के मोल अलग आ गए इसीलिए ही क्या हुआ, दोनों के मोल अलग आ गए, इसीलिए दोनों के मासेस भी, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग आ गए। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए जो कि सिर्फ सिंपल फोकस कर रहे थे किस पर? मोल पर और मास पर, मोल पर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है। आई थिंक 30-40 मिनट्स का कुछ हो गया होगा ड्यूरेशन। हाँ, एग्जैक्ट 31 मिनट्स हुए हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, फिर मैं अभी इसको वाइंड अप कर रही हूँ और अगले पार्ट में फटाफट से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्या बताऊँगी? हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे मोल से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चंस मतलब मोल से रिलेटेड और ऐसी चीज़ें कि भाई मोल फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर आपको काम आता है। बेसिकली हम अगले वाले लेक्चर में जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे वैसे तो गैसियस स्टेट में भी पढ़ा सकती हूँ मैं, बट यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसका एक लॉ होता है एवोगैड्रोस लॉ, वो बहुत काम आता है। ठीक है। तो मैं इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो वो देखते हैं क्या है। चलो फटाफट से मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।